Hello my dear students and friends, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज कई दिनों बाद थोड़ा सा टाइम निकाला हूँ आपके लिए और इस प्रैक्टिस पेपर टर्म 2 क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ फिर से मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गया और स्कूल रूटीन में काफ़ी बिजी हो जाने के कारण आपके लिए मैं वीडियो नहीं दे सका था, तो इसके लिए मैं आपसे विशेष तौर पर माफ़ी चाहता हूँ। और आज इस वीडियो के साथ जो कि आपका एक और प्रैक्टिस पेपर, बिल्कुल सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरह आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। और इसमें जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका बोर्ड पेपर का, वो डेटाबेस क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल 25 मार्क्स का होगा। थ्योरी पेपर आपका है ये, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स का होगा। टोटल 35 मार्क्स 90 मिनट का रिटन पेपर आपको लिखना है इस बार टर्मिनल 2 में। आइए फटाफट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। और ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 it is 3 marks, and question number 11 to 13 4 markers. And out of this there are internal choices in 4 questions 1, 3, 8 and 12. तो इस तरह से आपका ये 35 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये पेपर कंप्लीट होता है। आइए बिना डिले किए हुए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। आप सभी जानते हैं कि जो वेब ब्राउज़र है उसमें हम लोग URL के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर पर, and that provides us various web pages about a particular website, जिसके बारे में आपने जो वेब ब्राउज़र में URL लिखा हुआ है जिस साइट का, जिस डोमेन का, उस सर्वर के द्वारा हमारे सिस्टम पर तमाम वेब पेजेस अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं हम लोग थ्रू HTTP एंड वेरियस अदर्स प्रोटोकॉल्स, TCP IP एंड ऑल। तो ये काम है वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम सम वेब सर्वर इन द फॉर्म ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स, दैट इज वेब पेजेस फॉर ए पर्टिकुलर वेबसाइट। और वेब सर्वर का काम क्या है, जब भी हम कोई वेब एड्रेस लिखते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, तो दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोज टू सम कंप्यूटर कॉल्ड एज वेब सर्वर वेयर योर वेबसाइट इज होस्टेड। ओके, तो ये है वेब सर्वर का काम। इट प्रोवाइड्स अस द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस एंड दैट इज सेंट टू द करस्पॉन्डिंग वेब ब्राउज़र फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट वाज मेड। आइए देख लेते हैं इसके आंसर में किस तरह से आपको सिस्टमेटिकली इसका आंसर करना है बोर्ड एग्जाम में। वेब ब्राउज़र इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फॉर ब्राउजिंग एंड डिस्प्लेइंग वेब पेजेस दैट माइट बी अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम यहाँ पर लिख दिए गए सॉफ्टवेयर के। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आ गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर अपडेट होकर के। और इट सेंड्स वेरियस रिक्वेस्ट टू द सर्वर टू फाइंड वेब बेस्ड सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट्स। वेब सर्वर का काम क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सर्चेस, फाइंड्स एंड प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स टू द वेब ब्राउजर्स एज रिक्वेस्ट बाय देम। अपेची सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये एग्जांपल्स हैं इस सॉफ्टवेयर के। इट अप्रूव्स द ब्राउज़र रिक्वेस्ट आफ्टर सीइंग देम एंड इट सेंड्स द इंटेंडेड डॉक्यूमेंट इन रिस्पॉन्स। ओके, इसके बाद आप देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि है क्या ये, इसके किसके बारे में ये 3 पॉइंट्स हैं। आई एम एक्सपर्ट एंड स्किल्ड इन हैंडलिंग कंप्यूटर नेटवर्क टेक्निकल प्रॉब्लम्स। आई कैन यूज माई एबिलिटीज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम्स। आई कैन कमिट साइबर क्राइम। हु एम आई? तो आप बड़ी आसानी से इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये हैकर के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका आंसर हैकर है। ठीक है, तो ये तीनों क्वालिटीज़ हैकर की। आइडेंटिफाई IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस। इसमें IP एड्रेस कौन सा है और मैक एड्रेस क्या है? IP एड्रेस जो है 4 फिगर का होता है, 0 से 255 के बीच में ये फिगर हो सकते हैं। तो आपका ये B पार्ट IP एड्रेस है, C पार्ट IP एड्रेस है, 0 to 255। ये ध्यान रखना, इसमें कहीं 256 लिख दे तो IP एड्रेस तो नहीं होगा। ठीक है,
257 लिख दे, कुछ और लिख दे 255 से ऊपर, तो वो आईपी एड्रेस का फिगर नहीं है। और ये आपका मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस में 6 फिगर होते हैं, आपको पता है। ये शुरू के 3 फिगर जो है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपनी बाय विच दिस मैक एड्रेस और लैंड कार्ड हैज़ बीन मेड हुज मैक एड्रेस इज गिवन हेयर। और ये उसका सीरियल नंबर है। ज़्यादातर ये लैंड कार्ड के केस में, जो लैंड कार्ड होता है जिसे हम ईथरनेट कार्ड कहते हैं, उसका ये मैक एड्रेस होता है। बिना इसके नेटवर्किंग नहीं की जा सकती है। जिसमें आपका जो ईथरनेट केबल है जाता है उसके अंदर RJ45 कनेक्टर के थ्रू, तो वो उस पार्टिकुलर डिवाइस का, जिसे हम लैंड कार्ड कहते हैं, और उसका एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसी से स्विच आइडेंटिफाई करता है कि नेटवर्क पर जो डाटा पैकेट है कहाँ जाना है, तो दैट इज़ द मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस ये 6 फिगर का होता है, हेक्साडेसिमल कोड होता है ये। तो ये दोनों ए और डी जो है ये मैक एड्रेस होने चाहिए। आंसर देख लेते हैं इसका, एंड दिस इज़ द सेम आंसर। ओके, ये आप देख सकते हैं। बी और डी, सी आपका आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस। आई मीन नेटवर्क पर हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, सो दैट दैट मशीन कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द नेटवर्क। मैक एड्रेस इज टू आइडेंटिफाई द लैन कार्ड, और इसी एड्रेस पर आपका जो डाटा पैकेट है वो डिलीवर होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एन एंड वेर कैर एन डेटा टाइप विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस। डेटाबेस में कैर एन और वेर कैर एन क्या होता है? कैर एन जो है वो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है, और वेर कैर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है, आपको पता होगा। कैर से अगर आप देखते हैं किसी भी कॉलम का डेटा टाइप हमेशा अगर सेम रहने की उम्मीद है, जैसे आप सभी की सिटी दिल्ली है, तो आप दिल्ली में 5 कैरेक्टर हैं, तो आप कैर 5 डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिल्ली के अलावा आप छोटा कोई लिखेंगे डाटा, जैसे आगरा लिखते हैं, उसमें 4 कैरेक्टर हैं, 4 बाइट ऑक्यूपाई होना चाहिए, लेकिन आगरा में भी 5 बाइट ऑक्यूपाई होगी, उसमें आगे वो स्पेस लगा लेता है एक। जैसे आगरा में 4 कैरेक्टर हैं तो एक स्पेस लगा लेगा, अगर आपने विड्थ मैक्सिमम 5 रखा हुआ है तो कैर में। इसी तरह से मतलब कैर जो है वो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, जितना n की वैल्यू होगी, यानी n अगर 10 है तो हमेशा वो 10 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, चाहे उसमें आप छोटा डेटा ही क्यों ना इंसर्ट करें। सिमिलरली वेर कैर जो है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। n जो है वो मैक्सिमम लेंथ है। सपोज n आपने 10 दे दिया, इसमें जो फीडिंग कर रहे हैं वो आगरा फीड कर रहे हैं, जिसमें 4 कैरेक्टर हैं, तो वो 4 कैरेक्टर प्लस 1 कैरेक्टर उसकी लेंथ को मेंटेन करने के लिए लगाता है, यानी कि 4 1 5 बाइट यूज़ करेगा आगरा के केस में। दिल्ली के केस में 5 कैरेक्टर हैं, 1 बाइट एक्स्ट्रा लेगा, तो दैट इज़ 6 बाइट। इसी तरह से जो भी लेंथ है किसी भी स्ट्रिंग की, उससे 1 बाइट ज़्यादा लेता है, और ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है, यानी कि स्पेस को बचा करके चलता है, मेमोरी स्पेस को। जितना बड़ा डाटा है उतना ही स्पेस आपका कंज्यूम होता है मेमोरी में, दैट इज़ वाई इट इज़ ए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। आइए इसको हम देख लेते हैं, इसमें जो डिफरेंसेस है मेजर ये क्या हैं, और इस पर कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप गो थ्रू हो जाइए। आप पूरा नहीं तो कुछ तो लिखें इसमें। कैर इज फिक्स लेंथ वाइल वेर कैर इज वेरिएबल लेंथ। That means char x string has exactly x character in the length, including spaces. A varchar x string can have up to x character. ये हमेशा x character की होगी char, और ये up to x character हो सकती है, and it cuts off the trailing spaces. ट्रेलिंग स्पेसेस में नहीं लगता है। varchar में अगर कमी पड़ती है तो वो ट्रेलिंग स्पेसेस लगा लेता है, ट्रेलिंग का मतलब बाद में। Thus might be shorter than the declared length. ठीक है, in terms of efficiency, if you are storing strings with a widely variable length, then we use varchar. ऐसी स्ट्रिंग्स जिसमें किसी में ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, किसी में कम कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम varchar का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी स्ट्रिंग जिसमें हमेशा जो है उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं हर रो के लिए, फॉर ईच रो इन द गिवन टेबल, तो हम वहाँ पर कैर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिटी है, सिटी सभी की न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में कितने कैरेक्टर हुए? 5 4 5 3 8 1 9, 9 कैरेक्टर्स हो गए, तो कैर 9 हम डिफाइन कर देंगे, और सब में न्यू दिल्ली फीड कर दिया गया, सभी का अगर न्यू दिल्ली है सिटी तो।
और वेयर केयर में किसी का नाम छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उसे आप वेयर केयर में ले सकते हैं। दे ऑल्सो डिफर इन मैक्सिमम लेंथ। देखिए केयर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 0 से 255 कैरेक्टर हो सकती है, और वेयर केयर की मैक्सिमम हो सकती है 65,535। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कैर में अगर आप देखें, कैर 4 अगर आपने डिफाइन किया तो क्या होगा, वेयर कैर 4 डिफाइन किया गया है तो क्या होगा। अगर आप सिंगल कोट ओपन क्लोज एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं या तो ये जो है कितने 4 कैरेक्टर फिर भी इसमें लेगा, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा सिंस इट इज रिटन कैर 4। और यहाँ पर आप देखें वेयर केयर में यानी कि 4 बाइट लिया इसमें, और वेयर केयर में यही अगर आप 4 डिफाइन करते हैं और एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं, कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखते हैं, तो ये वही बस 1 बाइट उसकी लेंथ मेंटेन करने के लिए लेगा, वेरिएबल लेंथ मेंटेन करने के लिए 1 बाइट लेगा। हालांकि इसमें 0 बाइट है, तो मैंने कहा था 1 बाइट एक्स्ट्रा लेता है, तो 0 + 1 1 बाइट एक्स्ट्रा हो गया। ए बी में अगर कैर में डिफाइन करते हैं तो 2 बाइट लेगा, नहीं 4 बाइट ही लेगा हमेशा, क्योंकि कैर 4 आपने डिफाइन किया है, जबकि कैरेक्टर 2 है, इसमें 2 स्पेस आगे लगा लेगा, ये लास्ट में ट्रेलिंग स्पेसेस लास्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ पर 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। यहाँ पर ए बी है, इसमें 2 बाइट प्लस 1 बाइट एक्स्ट्रा 3 बाइट लेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ए बी सी डी स्टोर करेंगे तो 4 बाइट लेगा, यहाँ ए बी सी डी स्टोर करेंगे तो 5 बाइट लेगा। ए बी सी डी ई एफ स्टोर करेंगे तो खाली 4 कैरेक्टर लेगा, 4 बाइट स्टोर करेगा, और ये इतना बड़ा आप स्टोर करेंगे तो ये ए बी सी डी ही लेकर के 4 + 1 5 बाइट स्टोर करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेयर कैर, दैट इज फिक्स लेंथ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस MySQL इन योर केस। अब यहाँ पर है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क पर लगाई जाती हैं। वाई स्विच इज कॉल्ड एन इंटेलिजेंट हब, जस्टिफाई योर आंसर। हब जो है मैसेजेस, जो भी इनकमिंग मैसेजेस होते हैं उसके पोर्ट पर आते हैं, उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है, वो सभी पोर्ट्स पर भेज देता है, और हर पोर्ट से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क पर, तो जिस कंप्यूटर का वो पैकेट है वो कंप्यूटर उसे रिसीव कर लेता है, बाकी कंप्यूटर्स उसे रिजेक्ट कर देते हैं। स्विच के केस में क्या होता है, स्विच के केस में इनकमिंग पोर्ट पर जो भी उसको पैकेट मिलता है, डाटा पैकेट मिलता है, वो फॉरवर्ड नहीं करता, ब्रॉडकास्ट नहीं करता सभी पोर्ट्स पर, बल्कि वो आइडेंटिफाई करता है कि किस मैक एड्रेस पर ये डाटा पैकेट जाना है नेटवर्क पर, और उस कंप्यूटर के मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करके केवल उसी कंप्यूटर पर स्विच उस डाटा पैकेट को भेजता है। इसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं, और इसीलिए स्विच को हम इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं, और क्या अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट करता है और ये डिटेक्ट करता है मैक एड्रेस और उस पर भेजता है रिसिपेंट डिवाइस को, और स्लोअर कम्युनिकेशन है यहाँ पर हब में, और इसमें फास्टर है क्योंकि वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर ही स्विच जो है डेटा पैकेट भेजता है, उसकी डिलीवरी करता है। हब में ये स्लो इसलिए है कि हर पोर्ट पर भेजता है, और हर पोर्ट से हर कंप्यूटर जो कनेक्टेड है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, हमारा ये पैकेट है कि नहीं है, नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया, और है तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। Switch is called an intelligent hub because before simply forwarding a packet, it checks for the intended destination for the packet and forwards it to the destination only, called packet switching using its MAC address. MAC address के द्वारा उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है जिस कंप्यूटर पर वो पार्टिकुलर पैकेट डिलीवर होना है, और उसी पर वो उसे फॉरवर्ड कर देता है। दैट कंप्यूटर, डेस्टिनेशन कंप्यूटर, रिसीव्स द पार्टिकुलर पैकेट वेरी इजीली without any traffic on the network, without any collision in the data packet. That is why it is very fast. और में दिया हुआ है which topology of star, out of star and bus is better for networking. Write two advantages of that. तो स्टार टोपोलॉजी बस से अच्छी होती है, और क्यों अच्छी होती है, फॉल्ट डायग्नोसिस इजी है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर स्विच या हब के थ्रू सेंट्रल कंप्यूटर से अटैच कर दिए जाते हैं, उनकी फॉल्ट डायग्नोसिस इजी है, ख़राब हो जाए तो उसे डिटैच कर दीजिए, नेटवर्क आपका पूरा चलता रहेगा, कोई पूरे ओवरऑल नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
Fault diagnosis is easy since each node is connected directly to the central computer. If one node fails, it does not affect on the network functionality. एक कंप्यूटर फेल हो जाने पर बस की तरह पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होता है, बल्कि स्टार में रिमेनिंग computers on the network keep on functioning as it is, so it does not affect failure of one computer does not affect on the overall network. ठीक है, आइए ये एसक्यूएल पर बेस्ड एक आउटपुट पूछा गया है. हेल्प रमन इन प्रेडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. सेलेक्ट राउंड 2345.72 -2. -2 का मतलब ये होता है बेटा कि आप डेसिमल से 3 प्लेस आगे चले जाइए. जैसे यहाँ पर 2 है तो आपको 3 प्लेस जाना है, ऐसे याद रखिए इसको. ठीक है, तो 3 प्लेस गए तो आपका 1s 10s 100s प्लेस पर पहुँच गए. ये यहाँ पर 4 लिखा हो तो 5वें प्लेस पे पहुँच जाइए. तो यहाँ पर आप 100s प्लेस पर आकर के देखिए कि ये 345 लिखा है. डेसिमल के बाद का तो भूल जाइए, इसमें इसका आंसर डेसिमल में कभी नहीं आएगा अगर सेकंड पैरामीटर माइनस में है तो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन जस्ट फॉरगेट. योर फिगर इज 2345. अब क्या करना है आपको, 300 पर आप पहुंच चुके हैं. 345 इसको आपको देखना है कि 300 के बाद वाला फिगर अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, 300 के बाद वाला फिगर अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, यानी कि ये 350 ऑनवर्ड्स, 350 351 एंड सो ऑन अगर है, तो ये 400 हो जाएगा. जहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और बाद में ये 45 की जगह 2 0 लगा दिए जाएंगे. लेकिन क्योंकि 3 के बाद वाला फिगर 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों की जगह 0 लगा देंगे और ये 3 का 3 ही रखेंगे, इसे 4 नहीं बनाएंगे. तो आपका आंसर हो जाता है क्या, 2300. यहाँ से आप देखिए आपका आंसर हो गया है क्या, 2300. ठीक है, और इस तरह से जैसे मैंने ये टेबुलर फॉर्म में आउटपुट दिया हुआ, इसी फॉर्म में आउटपुट देंगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है. 2300 सिंपली नहीं दीजिए आप, इस तरह से ये कॉलम वाइज आप बना लीजिए. कॉलम में ये हेडिंग हो जाएगी राउंड वाली और इसके नीचे आपका ये आंसर 2300 आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से राउंड फंक्शन आपका है पॉजिटिव. सेकंड पैरामीटर अगर पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक पहुंच जाइए. डेसिमल के बाद 2 प्लेस 45 है. 45 के बाद वाला फिगर देखिए, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो उसे 1 कंसीडर करके 1 कंसीडर करके यहाँ इस 5 में ऐड कर देना है. तो आपका आंसर हो जाएगा 9.46, यानी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. और अगर ये जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, ये 5 से ज़्यादा है तो ये 9.46 हो रहा है. अगर ये 2 3 4 तक होता तो उसको हम छोड़ देते वैसे के वैसे, तो हमारा आंसर हो जाता है 9.45. आइए देखते हैं हम इसका क्या आंसर आ रहा है आपका. देखिए यहाँ पर ये 9.46 आ रहा है. राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग. कुशल अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर has grouped records of a table with the help of group by clause. Also he has to sort out the groups in descending order. He has issued the following command. देखिए यहाँ पर select department, ये क्या कर रहा है कि ग्रुपिंग भी कर रहा है, एवरेज मार्क्स निकाल रहा है हर डिपार्टमेंट का, एज वेल एज हैविंग से उसे फिल्टर भी कर रहा है. 2 डिपार्टमेंट केवल ले रहा है, सेल्स और एडमिन, और साथ साथ ऑर्डर बाय भी लगाना चाहता है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में और क्लासेस में पढ़ा रखा हूं कि जो ऑर्डर बाय है वो ग्रुप बाय के बाद लगता है. ये आपको याद रखना है, ग्रुप बाय पहले लगेगा. और अगर हैविंग भी उसमें है तो पहले ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय आता है. और वेयर भी अगर है तो पहले वेयर, फ्रॉम के बाद वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय. ये सीक्वेंस होता है. तो इस कमांड को करेक्ट करना है. तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवीजी सेल फ्रॉम ईएमपी. इसके बाद आप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैविंग डिपार्टमेंट इन सेल्स कॉमा एडमिन, और फिर लास्ट में लिखेंगे ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, DESC फॉर डिसेंडिंग. तो इसी कमांड को ऐसे करेक्ट किया गया है. प्रॉपर सीक्वेंस में इन क्लॉजेस को इस्तेमाल करके यहाँ पर शो कर सकते हैं और आपकी जो एक कमांड है करेक्ट कर सकते हैं.
सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवीजी सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट इन सेल्स कॉमा एडमिन। इसी चीज़ को आप लिख सकते थे हैविंग डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू एडमिन, then at last order by department DESC. This is the correct command. So this is your question number 6 completed. इस कमांड को करेक्ट करके आप 2 नंबर ले सकते हैं। काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स कमांड है, आपको सब अच्छी तरह से आएगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है। मिस्टर महादेवन एन HR मैनेजर, ठीक है, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी AAA Impex हैज़ क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं। अब इसने क्या है, ही हैज़ रिटन फॉलोइंग क्वेरीज, सेलेक्ट सम मंथ हायर डेट फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। जो जॉब मैनेजर है उसके हायर डेट की मंथ निकाल करके उसको सम करना है। तो देखिए इसमें मैनेजर कौन कौन से हैं, आप यहाँ से देखें कि एक मैनेजर ये है, इसकी हायर डेट का मंथ जो है 4 है। ये मैनेजर है, इसके हायर डेट का मंथ 5 है, तो 5 4 9 हो गया। एक ये मैनेजर है, इसकी हायर डेट का मंथ 6 है, तो 9 6 15 हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 15 आना चाहिए। इसे भी मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। हेडिंग यही हो जाती है, सम मंथ हायर डेट, और नीचे इसमें 15 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपकी कमांड है ये यहाँ से हाईलाइट हो गई है, तो इसको मैं सेलेक्ट सम डेज ऑफ ईयर हायर डेट फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू अन्य कॉमा सेठ। ई नेम इन अन्य कॉमा सेठ लिखो, चाहे ई नेम इक्वल टू अन्य और ई नेम इक्वल टू सेठ लिखो। तो क्वेश्चन आपका ये है, इस पर एक्चुअली ये हाईलाइट येलो वाला मैं हटा देता हूँ, नो कलर। ठीक है, इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखिए सम ऑफ डे ऑफ ईयर ऑफ हायर डेट, किसका, अन्य और सेठ का हायर डेट का डे ऑफ ईयर देखिए क्या है, अन्य एंड सेट। अन्य का ये है 20th फरवरी, तो इसमें डे ऑफ ईयर क्या देगा, 20th फरवरी में देगा कि 20 तारीख को पूरे साल 365 में से कौन सा डे था। तो 31 डेज तो जनवरी के हो गए और 20 दिन ये हो गए, तो 31 + 20 कितना हो गया, 51 इसमें आंसर आ जाएगा अन्य वाले में। सेठ में क्या आ जाएगा, 22 फरवरी, तो दैट मीन्स यहाँ पर 31 + 22 कितना हो जाएगा, 53। 51 और 53 को आप टोटल करेंगे तो सम आपका क्या आ रहा है, देखिए 114 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस। क्या किया गया है, आपने हायर डेट का डे ऑफ ईयर, यानी कि उस हायर डेट को आउट ऑफ 365 कौन सा डे था, किसका, अन्य का और सेठ का, ले करके उसका समेशन कर देना है। तो एक का आया था 51, एक का आया था 53, और ये दोनों को टोटल करके 114 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द टेबल गिवन अबव मिस्टर महादेवन राइटिंग द क्वेरीज ऑफ फॉलोइंग टास्क टू डिस्प्ले द नेम ऑफ डे नेम, नेम एंड डे नेम, संडे मंडे वगैरह देना है हर हायर डेट का जिसका मंथ ऑफ हायरिंग इज दिसंबर। ठीक है, जिस डेट का हायरिंग मंथ दिसंबर है उसका डे नेम लिखना है और नाम डिस्प्ले कराना। उसके लिए कमांड क्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट नेम, नेम का मतलब ई नेम हो गया, कॉमा डे नेम ऑफ हायर डेट, फंक्शन नेम जो डे नेम है वो संडे मंडे प्रिंट करता है, तो डे नेम ऑफ हायर डेट फ्रॉम EMP वेयर मंथ नेम ऑफ हायर डेट इक्वल टू दिसंबर। इस तरह से ये क्वेरी सॉल्व की जाएगी। मंथ नेम हायर डेट का जिसका दिसंबर हो उसका क्या प्रिंट करना है, एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है, और उसकी हायर डेट का डे नेम प्रिंट करना। डे नेम फंक्शन रिटर्न संडे मंडे ट्यूसडे एंड सो ऑन। Similarly here second command to display the name of and month name of those employees whose hiring year is 1991। ईयर फंक्शन होता है, हायर डेट का ईयर फंक्शन लगाओगे तो 1991 के साथ कंपेयर कर दोगे, कंडीशन बन जाएगी, और डिस्प्ले कर दीजिए नेम कॉमन मंथ नेम ऑफ हायर डेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है करेक्ट क्या है, सेलेक्ट ई नेम कॉमा मंथ नेम ऑफ हायर डेट, यहाँ पर छूट गया है मंथ नेम ऑफ हायर डेट, ये भी लिखना था। फ्रॉम EMP वेयर ईयर ऑफ हायर डेट इक्वल टू 1991, हायर डेट का ईयर निकालेगा, उसको 1991 से कंपेयर कर लेगा। ऐसी रो जिसका हायर डेट
का ईयर 1991 है, फॉर दैट एम्प्लॉय नेम एंड month name of the hire date of that employee is going to be displayed with this command. The same question was given here. So up to 7th question it is completed. Now section B begins here. और हर क्वेश्चन अब 3 नंबर का है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस थे वो 2-2 नंबर के थे, 2 मार्कर्स थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी 2 मार्कर्स हैं। नाउ लेट अस गो टू सेक्शन बी, 3 मार्कर्स। ध्यान से देखें। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। आपका आप जानते हैं कि 12th क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइस्क्यूएल फंक्शंस जो आपका चैप्टर है वो है, जिसमें सिंगल रो फंक्शंस भी हैं और मल्टी रो फंक्शंस भी है। तो ये पावर फंक्शन है, इन एस टी आर है, मंथ नेम है, ये सभी सिंगल रो फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। सेलेक्ट पी ओ डब्ल्यू ऑफ इन एस टी आर ऑफ कॉर्पोरेट फ्लोर कॉमा ओ आर कॉमा 3। तो सबसे पहले जब फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ किया जाता है तो इसमें इनर फंक्शन सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला इनर फंक्शन है, कौन सा? इन एस टी आर। इन एस टी आर क्या करता है? किसी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग को सर्च करता है, उसकी पोजीशन बताता है। फर्स्ट अकरेंस, सबसे पहले वो कहाँ पर आई है स्ट्रिंग। जैसे यहाँ कॉर्पोरेट फ्लोर में ओ आर सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले ओ आर तो कई बार आया है। देखिए यहाँ पर ओ आर यहाँ भी है, ओ आर यहाँ भी है और ओ आर यहाँ भी है, 3 बार है। लेकिन इन एस टी आर जो है वो पहले ओ आर को सर्च करता है। पहला ओ आर किस पोजीशन पर है? 1 2। आप जानते हैं कि जो पाइथन की स्ट्रिंग है उसमें इंडेक्सिंग 0 शुरू होती है, लेकिन माई एसक्यूएल की जो स्ट्रिंग है इसमें इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है। तो 1 और ओ आर आया, ओ कहाँ से शुरू हो रहा है? 2। दैट मीन्स ये इतने का जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा। और पावर ऑफ 2 हो गया है इसका आंसर, कॉमा 3, यानी 2 की पावर 3 कैलकुलेट करोगे तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। यानी इस क्वेरी का रिजल्ट होगा सिंपली 8 विद हेडिंग। यहाँ पर आपको आंसर दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये हेडिंग हो गए और इसका आंसर 8 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट मेड इंडिया इज माई कंट्री कॉमा -7 कॉमा 5। -7 आने का मतलब है कि आप काउंटिंग जो है उसकी पोजीशन पर पहुंचिए राइट हैंड साइड से गिनते हुए इधर से इधर को। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम यहाँ से काउंटिंग करते इधर को, लेकिन चॉपिंग हमेशा जो है, जो एक्सट्रैक्शन होगा वो इधर से इधर को ही होगा, यानी लेफ्ट से राइट को ही चॉपिंग होगी। बट काउंटिंग अगर यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर माइनस है तो वो इधर से इधर को, राइट से लेफ्ट को काउंटिंग होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग काउंट करते हैं -7 पोजीशन पर। तो y -1 हो गया, r -2, t -3, n -4, u -5 और o -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यानी c जो है इस पर -7 पहुंचता है। c से लेकर के 5 कैरेक्टर चॉप आउट कर लीजिए आप। तो जो 5 कैरेक्टर आप चॉपिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये COUNT आपका आना चाहिए आंसर। और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है, काउंट। ये काउंट आपका करेक्ट आंसर। ये तो कॉलम की हेडिंग जो ये सेलेक्ट में लिखी हुई, ये दिस बिकम्स द हेडिंग ऑफ द कॉलम। तो मेरा मानना है कि कॉलम हेडिंग के साथ आउटपुट लिखें तो बेटर है। इट गिव्स बेटर इंप्रेशन इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर दैट यू नो इट वेरी वेल कि कैसे स्क्रीन पर आउटपुट आता है। सेलेक्ट राइट lbsschool@gmail.com, 9। तो इसमें राइट हैंड साइड से 9 कैरेक्टर आपको चॉप करने हैं, राइट फंक्शन से 9 कैरेक्टर। तो ये कॉम में 3 कैरेक्टर हो गया, डॉट 4 हो गया और जीमेल में कितने हो गए? 5 और हो गए, तो टोटल 9 हो गए gmail.com। इसका आंसर आना चाहिए gmail.com। देखिए यहाँ पर gmail.com, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके और में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिंगल रो फंक्शन। ये सभी आपने देखा सिंगल रो फंक्शन है। राइट फंक्शन, मेड फंक्शन, POW फंक्शन, ये सिंगल रो फंक्शन है। 3 पार्ट हैं और 3 नंबर के हैं, एक एक नंबर का हर फंक्शन का आउटपुट है। एक टेबल दी हुई है प्रोडक्ट, जिसमें कॉलम्स हैं प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर एंड प्राइस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल यू हैव टू परफॉर्म, he needs to perform the following task on the table and answer to these questions। इसमें आपको कमांड लिखनी है for this purpose। purpose is given to display first 2 characters from manufacturer column। मैन्युफैक्चरर कॉलम से पहले 2 कैरेक्टर आपको रिटर्न कराने हैं, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर कॉलम है,
इसमें एलो आना चाहिए, इसमें भी एलो आना चाहिए, इसमें आई एन आना चाहिए। ये करने के लिए आप कौन सी कमांड लिखेंगे? तो फंक्शन हम लोग लगाएंगे इसमें लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर चॉपिंग करनी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? सेलेक्ट लेफ्ट विद इन ब्रैकेट मैन्युफैक्चरर कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम प्रोडक्ट। यहाँ से देखिए, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेरी टू दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट लेफ्ट मैन्युफैक्चरर कॉमा 2 फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम कॉलम इन अपर केस। प्रोडक्ट नेम वाला जो कॉलम है ये पूरा अपर केस में करना है। इसके लिए आप यू केस या अपर फंक्शन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से किया जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं। सेलेक्ट यू केस, इसकी जगह यू केस की जगह अपर भी लिख सकते हो, वो भी काम करता है MySQL में। तो प्रोडक्ट नेम को अपर केस में करना है, कैपिटल में करना है, तो आई विल राइट सेलेक्ट यू केस ऑफ प्रोडक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम हो गया। टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेकेंड प्लेस ऑफ द कॉलम प्रोडक्ट नेम इन लोअर केस। ध्यान से देखिए, 3 कैरेक्टर डिस्प्ले करने हैं सेकेंड प्लेस से प्रोडक्ट नेम के, यानी प्रोडक्ट नेम के सेकेंड प्लेस से 1 2 यहाँ से लेकर के 3 कैरेक्टर डिस्प्ले करने हैं, वो भी कैपिटल में होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी कमांड बनेगी सेलेक्ट, और कैपिटल में करना है तो अपर लगा दीजिए, ये यू केस लगा दीजिए। यहाँ पर लोअर केस कह रहा है, लोअर केस का मतलब एल केस या लोअर फंक्शन यूज़ करोगे। ठीक है, एल केस या लोअर फंक्शन। तो मैं लिखा सेलेक्ट लोअर ब्रैकेट में। अब 3 कैरेक्टर सेकेंड प्लेस से निकालने के लिए सब स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे आप। तो आप लिखेंगे सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में प्रोडक्ट नेम कॉमा 3 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ये इसकी जो करेक्ट कमांड है वो क्या होगी। मैंने जो बताया, सेलेक्ट लोअर, सब str लिखें या सब स्ट्रिंग लिखें दोनों चलेगा, मिड लिखें इसकी जगह पर तो वो भी चलेगा, सब str की जगह पर। प्रोडक्ट नेम कॉमा 2 कॉमा 3, तो इसमें इससे ये सेकेंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर काटेगा प्रोडक्ट नेम में से, उसे लोअर में कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम प्रोडक्ट। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद आइए आंसर, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड सिस डेट फंक्शन, एलोबरेट यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि नाउ फंक्शन और सिस डेट दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो करंट डेट एंड टाइम सिस्टम से देते हैं आपको, लेकिन नाउ में जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। जैसे ही आपका वो कमांड एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, देखिए नाउ रिटर्न्स द कांस्टेंट टाइम एंड डेट दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगैन टू एग्जीक्यूट। यहाँ पर कांस्टेंट टाइम और डेट तो सेम रहेगी दोनों में। टाइम के बारे में दिया, जैसे यहाँ आपको मैं इसे प्लस करके दिखा देता हूँ, सॉरी, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कांस्टेंट टाइम दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगैन टू। जिस समय नाउ फंक्शन आपका जो ये जो कमांड लिखी है सेलेक्ट नाउ कॉमा स्लीप 5 कॉमा नाउ, ये जो स्टेटमेंट है जिस समय एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ उस समय का टाइम ये पिक करता है नाउ, और वही टाइम आपने यहाँ स्लीप 5 एक फंक्शन है जो क्या करता है, सिस्टम को 5 सेकेंड के लिए डिले करता है, यानी स्लीप मोड में रखता है। दैट मीन्स ये पास करता है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद नाउ क्या होगा, देखिए 5 सेकेंड बाद भी नाउ 23 17 18 मिनट 18 सेकेंड है। यहाँ देखिए 23 आवर्स 17 मिनट 18 सेकेंड, टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगैन टू एग्जीक्यूट। ये स्टेटमेंट जिस समय एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हुआ, शुरू हुआ, उस समय का टाइम है 23:17 18 सेकेंड, और 5 सेकेंड का डिले कराने के बाद भी नाउ फंक्शन सेम टाइम दे रहा है। इसका मतलब नाउ फंक्शन जो है वो 5 सेकेंड के बाद टाइम को अपडेट करके 18 की बजाय 23 नहीं किया, 18 + 5 करके, जबकि सिस डेट ऐसा करता है। सिस डेट रिटर्न्स द टाइम एट विच द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। जिस टाइम एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट उस टाइम को देता है सिस डेट। जैसे सिस डेट में पहले 23:17 43 सेकेंड यहाँ पर थे,
लेकिन 5 सेकंड का डिले कराने के बाद अब ये वाला सिस डेट एग्जीक्यूट होता है। तो उस समय क्या टाइम था, 23:17, 48 सेकेंड हो गया। ये 43 था प्लस 5 स्लीप दिया हुआ है, स्लीप 5 देने का मतलब हुआ 5 सेकेंड का डिले हो गया। तो आपका करंट टाइम हो गया जब सिस डेट ये एग्जीक्यूट होती है सेकेंड वाली, तो 23:17 और 48 सेकेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये डिफरेंस है। सिस डेट जो है एवरी सेकेंड अपडेट करता है अपने टाइमिंग को, बट नाउ जिस समय बिगिनिंग में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसी समय का वो टाइम आपको देता है, वो एवरी सेकेंड अपडेट नहीं करता है। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले टुडेज डेट। आज की करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए कर डेट फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर डेट एम्प्टी ब्रैकेट सेमी कॉलम, तो ये करंट डेट और टाइम आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, बल्कि इसमें क्वेश्चन में कर देते हैं टुडेज डेट एंड टाइम। नहीं, टाइम नहीं देगा ये तो कर डेट हमेशा डेट ही देता है, सॉरी, दिस इज ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 13 क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। फिर से आपके ये कुछ फंक्शंस पूछे गए हैं, ट्रिम फंक्शंस पूछे गए हैं जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस को स्ट्रिंग में से रिमूव करते हैं। वो एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम फंक्शंस पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसमें भी मैंने टेबुलर फॉर्म में हेडिंग के साथ ही आउटपुट दिया हुआ है और आपको भी यही करना चाहिए। क्या किया, इंडिया इज़ माई कंट्री में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ स्पेसेस थे, तो एल ट्रिम फंक्शन ने क्या किया, उन स्पेसेस को रिमूव कर दिया। अब आपकी जो कंप्लीट स्ट्रिंग हो गई वो हो गई इंडिया इज़ माई कंट्री, और उसकी लेंथ निकालने के लिए you can count number of characters including spaces from India is my country, so it has become 19। टोटल 19 कैरेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। ये जो लीडिंग स्पेसेस थे ये रिमूव कर दिए गए एल ट्रिम फंक्शन के द्वारा। तो आंसर इज 19 फॉर दिस क्वेरी। नेक्स्ट है सेलेक्ट कॉन्कैट आर ट्रिम इंडिया इज कॉमा एल ट्रिम ग्रेट। ध्यान से देखिएगा, इंडिया जो ये स्ट्रिंग है इसमें आर ट्रिम लगा है। आर ट्रिम का मतलब राइट साइड वाले स्पेस हट गए तो बच गया स्ट्रिंग क्या, इंडिया। और कॉन्कैट फंक्शन कर रहे हैं क्या, उसमें इज भी जोड़ रहे हैं तो इंडिया इज हो गया बिना किसी स्पेस के। और ये जो ग्रेट है, ग्रेट से पहले कुछ लीडिंग स्पेसेस दिए हुए हैं, वो एल ट्रिम क्या करता है, उसे लीडिंग स्पेसेस हटा करके ये स्ट्रिंग को ग्रेट कर लेगा बस। तो अब आप तीन चीज़ें कॉन्कैट करेंगे कॉन्कैट फंक्शन से, तो हमारे पास हो गया इंडिया और उसमें मिल के आएगा इज, उसमें भी मिल के आएगा ग्रेट, कोई स्पेस बीच में नहीं आएगा। सो लाइक दिस, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इंडिया इज ग्रेट। फाइन। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट एसक्यूआरटी ऑफ लेंथ ऑफ ट्रिम ऑफ एलबीएस स्कूल। दोनों साइड में स्पेस है, तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, इधर के लीडिंग स्पेस को और ट्रेलिंग स्पेस दोनों को रिमूव कर देगा। तो आपकी स्ट्रिंग बच गई एलबीएस स्कूल। ओके, और एलबीएस स्कूल में टोटल कितने कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, 9 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। उसकी लेंथ जब आप निकालोगे तो आपको इस एलबीएस स्कूल इतनी स्ट्रिंग की लेंथ 9 आ जाएगी, यानी कि इतने का सॉल्यूशन हो गया 9। और ऊपर से उसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 3 विथ कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग यही हो जाएगी, यहाँ पर आंसर इसका 3 आ गया। आई थिंक आपको सेक्शन बी 3 मार्कर्स क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं 4 मार्कर्स पे। 4 मार्कर्स में आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, दैट इज 11, 12 एंड 13। 11, 12 जो है वो एसक्यूएल से बिलोंग करता है। 13th क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग का है। ध्यान से देखिए, एक टेबल है एसेसरीज के नाम से जिसमें आईडी है, नेम है, प्राइस है। ये आपकी टेबल है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। नाउ देयर आर सम क्वेरीज गिवन, यू हैव टू सॉर्ट आउट यानी सॉल्व दीज क्वेरीज। और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे क्या है, लेट अस ट्राई आउट। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेम एंड विद इन नेम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। देखिए ये मल्टी कॉलम सॉर्टिंग है। पहले तो आप नेम पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, नेम मतलब ये प्रोडक्ट नेम, एसेसरीज के नाम,
और उसके अंदर अगर कोई रिपीट होता है तो उसके अंदर फ्रॉम विद इन नेम, नाम के अंदर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस में अरेंज करना है। तो हमारी कमांड क्या बनेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसेसरीज ऑर्डर बाय नेम DESC डिक्रीजिंग में कॉमा प्राइस ASC। ASC लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन DESC तो लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग के लिए। ध्यान से देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसेसरीज ऑर्डर बाय नेम DESC कॉमा प्राइस ASC। अगर इस ASC को हटा भी दिया जाए देन ऑल्सो दिस कमांड विल वर्क फाइन। तो ये मल्टी कॉलम सॉर्टिंग है। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्प्ले नेम एंड एवरेज प्राइस ऑफ ईच नेम ऑफ एसेसरीज। हर तरह के जो नाम है, हर कैटेगरी जो नेम की LCD इसकी एवरेज प्राइस आ जाए, कीबोर्ड जितने भी हैं उनका एवरेज प्राइस आ जाए, लाइक दैट। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, ईच नेम, ईच कैटेगरी, ईच क्लास, ईच डिपार्टमेंट, जब ऐसा केस आता है तो हमें ग्रुप बाय का यूज़ करना पड़ता है। और ग्रुप बाय जो है हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम करता है। यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं, ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो हमारी कमांड क्या बनेगी, सेलेक्ट नेम कॉमा AVG ऑफ प्राइस फ्रॉम एसेसरीज ग्रुप बाय नेम। नेम पर आप अरेंज कर देंगे तो एक तरफ नेम आ जाएगा, उसकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। नेम आ गया, एवरेज प्राइस। जैसे ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड 2 हैं, तो इन दोनों मदरबोर्ड्स की, तो यहाँ पर आ जाएगा मदरबोर्ड और उसकी दोनों की जो प्राइस है उसका एवरेज निकाल लेगा। सिमिलरली LCD नेक्स्ट टाइम लिखेगा और उन जितने भी LCD हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सभी का एवरेज प्राइस आ जाएगा। इस तरह से कैटेगरी वाइज नेम्स का एवरेज प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ टू डिस्प्ले द टोटल प्राइस एंड नंबर ऑफ एसेसरीज, पूरी टेबल में टोटल प्राइस कितना आ रहा है सभी प्रोडक्ट्स का मिला करके, और नंबर ऑफ एसेसरीज कितनी है, यानी कि काउंटिंग ऑफ रोज करनी है आपको, पूरी रो काउंट कर लेनी है और प्राइस का सम कर देना है, सम फंक्शन लगा देना है। देखिए यहाँ पर कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, सेलेक्ट सम प्राइस कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एसेसरीज। ओके, तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। चौथा पार्ट है इसका, टू डिस्प्ले नेम एंड नेम वाइज हाईएस्ट प्राइस एंड लोवेस्ट प्राइस ऑफ एसेसरीज, यानी कि नेम भी डिस्प्ले करना है और नेम वाइज हाईएस्ट प्राइस एंड लोवेस्ट प्राइस। नेम वाइज का मतलब आप हर नेम का, फॉर ईच नेम यू हैव टू डिस्प्ले मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम प्राइस विद नेम, तो वहाँ पर भी ग्रुप बाय लगेगा। सेलेक्ट नेम कॉमा मैक्स प्राइस कॉमा मिन प्राइस फ्रॉम टेबल नेम एसेसरीज ग्रुप बाय नेम। ठीक है, नेम पर ग्रुपिंग कर दोगे और ग्रुप बनाते समय उस कॉलम को जिस पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं उसे सेलेक्ट में ज़रूर डाल दें, जिससे हर ग्रुप का जो एग्रीगेट वैल्यूज़ हैं, मैक्स मिन या एवरेज काउंट, सब पता चल सके। अदरवाइज अगर आप जिस कॉलम पर ग्रुपिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि हुज मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस इज बीइंग गिवन ओवर हेयर, किस कैटेगरी के है, किस नाम की है मैक्स प्राइस और मिन प्राइस, वो पता नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस यू राइट सेलेक्ट नेम। नेम इज द कॉलम ऑन विच द ग्रुपिंग इज बीइंग डन, राइट। तो इस तरह से आप अपने डेटा को ग्रुप बाय से समराइज कर सकते हैं। इसमें हैविंग भी पूछा जा सकता है आपको, जब भी हैविंग पूछा जाए तो यहाँ पर ग्रुप बाय नेम, हैविंग नेम इज इक्वल टू LCD और नेम इज इक्वल टू मदरबोर्ड, ऐसा भी कंडीशन दिया जा सकता है। तो हैविंग क्लॉज जो है हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही लगेगा, हैविंग इंडिपेंडेंटली नहीं लगेगा, ये तीनों क्लॉज रिलेटेड है। ग्रुप बाय कब लगेगा, जहाँ एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल हो, वहाँ पर ईच कैटेगरी को की समरी आपको कैलकुलेट करनी है तो ग्रुप बाय लगाइए, और उन समरी में से भी कुछ ग्रुप्स को फिल्टर करना है तो यहाँ पर हैविंग लगेगा। ग्रुप बाय है तो हैविंग लग सकता है, नहीं तो हैविंग नहीं लग सकता, रिमेंबर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12। अगेन अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट इज गिवन हैविंग कॉलम्स रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड मार्क्स। यू कैन सी द टेबल। अब कुछ यहाँ पर क्वेरीज दी गई हैं, इनका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है और कुछ और ऑप्शन दे करके इसमें आपसे कुछ क्वेरीज पूछी जा रही हैं। लेट अस डू इट। सेलेक्ट AVG मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11th एंड जेंडर इक्वल टू F।
जिसका क्लास 11th और जेंडर एफ है उसका एवरेज मार्क्स निकालिए। तो क्लास 11th जेंडर एम इसका नहीं निकलेगा। क्लास 11th जेंडर एफ इसका मार्क्स 470 है। क्लास 11th जेंडर एफ इसका मार्क्स 256 है। 470 प्लस 256 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। इसे आप रफ में कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ये 363 आएगा, राइट। सेलेक्ट मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स प्लस मिनिमम मार्क्स अपॉन 2 फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू एम। जितने भी जेंडर एम है उनका मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स को डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल लीजिए। सी, जैसे ये जेंडर एम है तो इसका 430 हो गया, ये भी एम है 460 है, ये भी एम है 360 है, ये भी एम है 429 है। तो ये चारों का जो मेल्स के डाटा हैं इसका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 460 है। इसका मिनिमम क्या है, मिनिमम इसका 324 नहीं 360, 429 360 है। तो 460 प्लस 360 अपॉन 2 कर लीजिए, मैक्स मार्क्स प्लस मिन मार्क्स अपॉन 2। तो ये कैलकुलेट करेंगे 460 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 2, तो यू आर गोइंग टू गेट 410। नाउ नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स काउंट स्टार, सम ऑफ मार्क्स अपॉन काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 10th। जिसमें क्लास इक्वल टू 10th का क्या करना है, समेशन ऑफ मार्क्स, काउंटिंग ऑफ रोज कितनी रोज हैं, फिर जो सम आ गया उसको काउंट स्टार से डिवाइड करके एक कॉलम ऐड किया गया है। तो ये 3 कॉलम में आपका आंसर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम में आएगा। तो आइए देखते हैं क्लास 10th के सम ऑफ मार्क्स। क्लास 10th 2 ही है, ये 2 है 10th, इसका सम ऑफ मार्क्स 324 प्लस 429 कर दीजिए। तो ये आपका सम ऑफ मार्क्स आ जाएगा। काउंटिंग ऑफ स्टार 2 आ जाएगा, 10th क्लास के 2 ही रिकॉर्ड्स हैं। इसके बाद उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका दोनों का टोटल है 753 और 2 रिकॉर्ड्स हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 376.5। नेक्स्ट सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। हर क्लास के काउंट स्टार करने हैं, काउंट स्टार मीन्स नंबर ऑफ रोज काउंट करना है, यानी कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं यू हैव टू काउंट। तो 11th में आप देखेंगे तो देयर आर 1 2 3 स्टूडेंट्स, 12th में देखेंगे 1 2 3 स्टूडेंट, 10th में देखेंगे 2 स्टूडेंट। तो इस तरह से क्लास और काउंटिंग ऑफ दोज रोज विल बी डिस्प्लेड हियर। यहाँ से आप देख लीजिए आंसर, क्लास काउंट स्टार तो 11th में 3, 12th में 3, 10th में 2, ये कैटेगराइज हो गए। तो इन दैट वे दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, 1 मार्कर फॉर ईच पार्ट। देयर आफ्टर इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल जाती है और करके क्या है, आपको इसके लिए क्वेरी लिखनी है। डिस्प्ले एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच सिटी, हर सिटी का एवरेज मार्क्स स्टूडेंट को देना है। तो हम लोग सिटी पर ग्रुप कर देंगे, ईच सिटी लिख रहा है तो ग्रुप बाई सिटी रहेगा। सेलेक्ट सिटी, और आपने ग्रुप सिटी पर किया हुआ है इसलिए सेलेक्ट में भी सिटी लिख लीजिए, तो जिससे पता चले किस सिटी का क्या एवरेज मार्क्स है। सेलेक्ट सिटी कॉमा एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। डिस्प्ले मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स ऑफ ईच जेंडर, ईच जेंडर कह रहा है तो ग्रुप बाय जेंडर होगा, जेंडर को आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, मैक्स और मिन फंक्शन लगाने हैं। यहाँ से देखिए सेलेक्ट जेंडर कॉमा मैक्स ऑफ मार्क्स मिन ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर। ठीक है, हर जेंडर का मैक्स, ए जेंडर एफ उसका मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स आ जाएगा, जेंडर एम उसका मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन पार्ट बी। डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच सिटी एक्सेप्ट मुंबई, ईच सिटी फिर ग्रुप बाय सिटी लगेगा, इसका मतलब सेलेक्ट में भी सिटी होना चाहिए, और उसमें कंडीशन भी है एक्सेप्ट मुंबई, सो हैविंग सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई, तो ये भी आपको कंडीशन देनी पड़ेगी आफ्टर ग्रुप बाय। ध्यान से देखिए कमेंट, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार, नंबर ऑफ स्टूडेंट देगा काउंट स्टार, नंबर ऑफ रूस काउंट करेगा फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी हैविंग सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई। तो देखिए ग्रुप बाय सिटी लग गई, और जिसकी सिटी मुंबई ना हो उसके लिए हमने हैविंग भी लगा दिया। ग्रुप्स में से समरी में से भी फिल्टरिंग करने के लिए हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल ग्रुप बाय के साथ किया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये, और ये क्लॉजेस हैं ग्रुप बाय और हैविंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ऑर्डर बाय
ऑर्डर बाय ग्रुप बाय में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इन्हें आप तैयार कर रखिए और पांचों एग्रीगेट फंक्शंस भी आप रेडी करके रखिए, सम, मैक्स, मिन, काउंट और एबीजी। ये आपके 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मल्टी रो फंक्शंस हैं, जिनका इस्तेमाल ग्रुप बाय के साथ किया जा सकता है, विदाउट ग्रुप बाय भी किया जा सकता है। और ग्रुप बाय में से फिल्टर करना है, समरी में से फिल्टर करना है तो हैविंग का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले टोटल मार्क्स ऑफ मेल ओनली, यानी डी पार्ट देखिए केवल मेल्स का टोटल मार्क्स। तो आप इसे वेयर से काम चलाएंगे क्योंकि यहाँ ईच सिटी वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आई विल राइट सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू एम। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग जेंडर इक्वल टू एम। ऐसा भी पहले ग्रुप बना लिया, तो ग्रुप बनेगा जेंडर पर एफ और एम का, और उसमें से एम वाला फिल्टर कर लिया, हैविंग जेंडर इक्वल टू एम। तो सबसे सिंपल यही है, और ये भी आप कर सकते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी होता है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होती हैं कि जब भी आप दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दो बिल्डिंग के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है 70 मीटर से तो वहाँ रिपीटर लगा दीजिए बीच में। और हर बिल्डिंग में मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं तो वहाँ पर स्विच या हब लगाना पड़ता है। सिटी से सिटी को कनेक्ट करना है तो रेडियो वेव या माइक्रोवेव या सैटेलाइट, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। सिटी टू सिटी सेम कंट्री का कनेक्ट करना है तो रेडियो वेव या माइक्रोवेव चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 नंबर ये आपको देगा, बहुत ईजी होता है अगर आपका करेक्ट हो जाता है तो। देखिए ये 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 ब्लॉक हैं। बीएफपी कॉरपोरेशन एक कंपनी है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और ए से बी की डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है, बी से सी की डिस्टेंस जो है वो बी से सी की डिस्टेंस 120 मीटर है, सी से डी की डिस्टेंस 100 मीटर है, ए टू डी की डिस्टेंस, ए से डी की डिस्टेंस 170 मीटर है, और बी टू डी 150 मीटर, बी टू डी 150 मीटर, ए टू सी 70 मीटर, ए टू सी 70 मीटर। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ब्लॉक ए 25 कंप्यूटर्स, ब्लॉक बी 50 कंप्यूटर, ब्लॉक सी 125, ब्लॉक डी में 10 कंप्यूटर्स लगाने हैं। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग विद इन द नोएडा सेंटर फॉर कनेक्टिंग डिजिटल डिवाइसेस। तो इन ब्लॉक्स को कैसे कनेक्ट किया जाए इसके बारे में अभी मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको लेनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ से ए से बी को कनेक्ट करता हूँ, 40 मीटर की डिस्टेंस हो गई। ए से डी को अगर कनेक्ट करता हूँ तो ए टू डी 170 मीटर, इसके बीच में रिपीटर लगाना पड़ेगा, एक डिवाइस का खर्चा और आ गया, केबल का खर्चा 170 मीटर का आ रहा है। ए से सी को आप कनेक्ट करते हैं तो 70 मीटर केबल लगती है, तो 70 और 170 मीटर और 40 मीटर, 110 प्लस 170 280 मीटर यहाँ पर केबल लग जाती है, एक रिपीटर लग जाता है आपका। और सबसे मैक्सिमम कंप्यूटर सी ब्लॉक में है, तो सी से आप बिल्डिंग्स को कनेक्ट करते हो। अगर सी को ए से, सी को बी से, सी को डी से स्टार टोपोलॉजी बनाते हो तब देखिए क्या डिस्टेंस से जाती हैं। ए से सी की डिस्टेंस देखिए क्या है, ए से सी 70 मीटर, इससे 70 मीटर, सी से बी कितना है 120, तो 70 प्लस 120 हो गया कितना 190, और सी से डी को आप कनेक्ट करते हो, सी से डी को तो 100 मीटर, यानी कि 190 प्लस 100 290 मीटर यहाँ पर हो जाती है डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा वाया रास्ता, ये तो आपने स्टार टोपोलॉजी बनाने की कोशिश की, आप बस भी बना सकते हैं इसमें। सी को ए से कनेक्ट किया मैंने अगर तो 70 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 70 मीटर, ए को बी से कनेक्ट किया तो ये 40 मीटर, तो 70 और 40 कितना हो गया 110 हो गया, और बी को डी से कनेक्ट किया आपने तो 150 मीटर लगता है, 150 मीटर की डिस्टेंस है, और 100 कितना बताया था ये 10 मीटर, तो 150 प्लस 110 260 हुआ, 290 नहीं हुआ, कम हुआ थोड़ा। तो इस तरह से हम लोग अंदाज लगाते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको किया है, सी को डी से कनेक्ट किया 100 मीटर है, सी को ए से कनेक्ट किया 70 मीटर है, ए को बी से कनेक्ट किया 40 मीटर, तो ये टोटल हमारा कितना बन रहा है सी और डी की डिस्टेंस कितनी है, सी और डी की 100 मीटर, यस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रही है, कम से कम केबल लग रही है, यहाँ पर एक रिपीटर लग जाएगा।
70 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जिस ब्लॉक के बीच में होगी वहाँ रिपीटर लगे, क्योंकि सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप होते हैं। तो इस तरह से ये आपका लेआउट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया, ब्लॉक ए में 25 कंप्यूटर हैं, सी में 125 हैं, ब्लॉक डी में 10 हैं, ब्लॉक बी में 50 कंप्यूटर। इनके बीच की डिस्टेंस भी दिखा दीजिए जब भी आप कनेक्शन कीजिए। सिंपली कनेक्ट करने के बजाय यू कैन शो द डिस्टेंस एज वेल एज यहाँ पर एक बॉक्स बीच में लगा के यहाँ रिपीटर भी दिखा सकते हो। नाउ सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर कहाँ लगाओगे, हब या स्विच कहाँ लगाओगे? ऑब्वियसली हब और स्विच हमें हर ब्लॉक में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर ब्लॉक में मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल पोर्ट्स चाहिए, और मल्टीपल पोर्ट्स जो है वो आपको हब या स्विच में मिलेंगी। इसलिए एवरी ब्लॉक ए बी सी डी मस्ट हैव वन हब और स्विच डिवाइस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। रिपीटर कहाँ लगाएंगे? ऑब्वियसली सी और डी ब्लॉक के बीच में हम रिपीटर लगाएंगे, सिंस इट्स डिस्टेंस इज मोर देन 70 मीटर। 70 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो तुरंत आप एक वहाँ पर रिपीटर लगा दीजिए, सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल शुड नॉट गो डाउन। तो इसका आंसर यहाँ से देख लेते हैं। ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हब या स्विच इन ईच ब्लॉक टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, रिपीटर बिटवीन सी एंड डी ब्लॉक, क्योंकि इसकी डिस्टेंस 70 मीटर से ज़्यादा है। व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क पैन लैन वैन will be formed if Noida office is connected to the head office in Mumbai? सिटी टू सिटी आप कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वैन बनाएगा वाइडर एरिया नेटवर्क। तो इसके लिए आपका ये वाइडर एरिया नेटवर्क आंसर होना चाहिए, WAN। अगला है कि विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी प्रेफरेबली यूज्ड टू कनेक्ट हेड ऑफिस एट मुंबई विद द सेंटर एट नोएडा। तो नोएडा को मुंबई से कनेक्ट करने के लिए कौन सा इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल करेगा? तो वायरलेस मीडियम में आपका सैटेलाइट या माइक्रोवेव हो सकता है। सिटी टू सिटी कनेक्ट करने के लिए रेडियो वेव भी हाई फ्रीक्वेंसी की हो सकती हैं, तो सैटेलाइट या माइक्रोवेव लिख दीजिए। आप रेडियो वेव लिखेंगे वो भी सही माना जाएगा। सिटी टू सिटी के लिए, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए आप सैटेलाइट का ही इस्तेमाल करेंगे। यू कैन राइट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना। और इस तरह से आप ये 4 आंसर करके इस क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन में आप 4 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। आपकी बुक में भी इस तरह की एक्सरसाइजेज बहुत सारी अवेलेबल हैं, उसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो इन दैट वे वी हैव फिनिश्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रैक्टिस पेपर। और काफ़ी CBSE सैम्पल पेपर से मिलता जुलता हुआ ये पेपर है। इस पेपर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसी तरह के सिमिलर प्रैक्टिस आप अपने पेपर्स के लिए, फाइनल पेपर के लिए करते रहें। और यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। फिर भी मैंने सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर प्रैक्टिस। तो वीडियो पर समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।